जटिल सामाजिक सच्चाई। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसका अध्याय है 5, यात्रियों के नज़रिए। चूँकि हम यात्रियों के नज़रिए से पिछले वीडियो में हमने आपको बर्नियर के बारे में बताया था। बर्नियर ने भारत को पूर्व से अविकसित या अविकसित माना था, यानी यूरोप की तुलना में भारत को वो अधिक विकसित नहीं मानता था। और इसका मुख्य कारण कल का अगर देखा जाए, पिछले वीडियो में हमने जो दिया है या उसका अब तक का विश्लेषण देखा जाए तो वो निश्चित रूप से ये निकलता है भूमि स्वामित्व के मामले। क्योंकि वो कहता है कि भूमि स्वामित्व भारत में पहले राजकीय हुआ करता था, भूमि पर स्वामित्व राजाओं का होता था और यूरोप में आम लोगों का, इसलिए भारत पिछड़ गया। अब बात वही है, जब उन किसानों को जो भूमि दी जाती थी, अगर उनको ऐसा आभास हो जाता कि ये भूमि आपकी नहीं है, ये तो कुछ दिनों के लिए आपके पास है, तो किसान उस पर निवेश नहीं करते थे, ढंग से खेती नहीं करते थे। भूमि का, जैसे हम कह सकते हैं, उसका सुधार, भूमि सुधार, भूमि में कुछ परिवर्तन, ऐसे काम वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अस्थायी है हमारे लिए भूमि। और इस लगन से वो खेती नहीं करते थे कि ये इनके लिए स्थायी है, तो उत्पादन कम होता था और देश की निर्धनता बढ़ती गई। इसीलिए बर्नियर ने कहा था कि भारत के शासक क्रूर और भिखारियों के शासक कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ जनता क्रूर और भिखारी हो जाती है। आज का जो 6.3 एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, इसमें वो कहते हैं मुगलों के ऊपर, चूँकि उस समय फ्रांसवा बर्नियर जब भारत आया था, या उसने जो वर्णन या वृत्तांत लिखे, उस समय मुगलों का शासन था हमारे यहाँ। 15वीं शताब्दी मुगलों की शताब्दी थी, 16वीं भी मुगलों की रही, लेकिन 16वीं शताब्दी में मुगलों के साथ साथ हमारे यहाँ यूरोपीय जातियों का आगमन भी प्रारंभ हो गया था। यहाँ फ्रांसवा बर्नियर वर्णन करते हुए कहते हैं, हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है। जो मुगल राज्य था वो निरंकुश रूप देने की तन्मयता मानता था, यानी वो मानता था कि राज्य को कौन सा रूप दिया जाए, निरंकुश, राजा पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, सम्राट पर, सुल्तान पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, वो निरंकुश हो। लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उसके विवरण, यानी फ्रांसवा बर्नियर के जो विवरण हैं, कभी कभी एक अधिक जटिल सच्चाई यानी सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। वो बताता है कि हमारे, उसके विवरणों से स्पष्ट होता है कि उसकी जो सामाजिक सच्चाई थी वो अधिक जटिल थी। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि हमारे यहाँ के जो शिल्पकार थे, शिल्पकार मीन्स जिनकी हस्तकला, कलाकार थे, हाथ के, कुछ मूर्तियाँ बनाते थे, कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाते थे, और भी बहुत सारी कलात्मक जो वस्तुएं होती हैं उनका वो निर्माण करते थे, उन्हें गढ़ते थे, उनको शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन ये बात जरूर है, ये सामाजिक सच्चाई है, मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता और उसको प्रोत्साहन मिल जाए तो वो व्यक्ति अति शीघ्र आगे बढ़ता है और अच्छा करने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ लोगों द्वारा किए गए कार्य पर शाबाशी मिलना, पुरस्कार स्वरूप उनको कोई इनाम दे देना, ये
विशेष अवसर पर सम्मानित कर देना, ये सब उसी पुरस्कार या प्रोत्साहन के तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ईमानदारी से काम करता है और उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है तो उसका मन टूट जाता है और वो उस टूटे हुए मन से अपने ही कार्यों को कोसने लगता है। एक व्यक्ति जिंदगी भर ईमानदार रहता है और कहीं भी उसको ज़िंदगी में किसी सार्वजनिक जगह पर कोई एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि आपके समान आपने बहुत ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया, आप महान हैं, ऐसा उससे ना कहा जाए तो वो व्यक्ति ज़िंदगी से टूट जाता है। यद्यपि उसे इस कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उससे कहो ना कहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ये रहता कि मैंने ईमानदारी से सब कुछ किया, मुझे क्या मिला। जबकि कुछ बेईमान किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उनको देखो आज उनकी वाहवाही हो रही। उनने क्या किया? लेकिन यहाँ बात आती है हमारे यहाँ के शिल्पकारों की। फ्रांसवा वर्नियर कहता है कि हमारे यहाँ के जो शिल्पकार हैं उन शिल्पकारों को प्रोत्साहन नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला उन शिल्पकारों को जिन्होंने हमारे यहाँ की समाज को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। जो मुनाफा होता था उसको कौन अधिकृत कर लेता था? राज्य। जो भी मुनाफा होता था राज्य ले जाता था। शिल्पकारों ने मेहनत की, उससे जो धन आया, जो मुनाफा मिला, उसको राज्य किनका था उस समय? मुगलों का। और मुगल राज हड़प लेता था उसको। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। जहाँ भी शिल्पकार उत्पादन करते थे वो उत्पादन कैसा था? पतनोन्मुख था। आप मेहनत करें और उस मेहनत का आपको पारितोषिक ना मिले, या तो मेहनत का धन मिलना चाहिए आपको या फिर सम्मान भी मिलना चाहिए, दोनों ही चीज़ें ना मिलें तो वो व्यक्ति मेहनत क्यों करेगा? जिसको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही वो मेहनत करेगा क्या? तो यहाँ के जो शिल्पकार थे उन्होंने उत्पादन कम कर दिया, यानी उत्पादन कैसा हो गया? पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख हो गया उत्पादन। यहाँ हम लिखे जैसे पतनोन्मुख, यानी पतन की ओर उन्मुख, यही अर्थ हुआ इसका, पतनोन्मुख का। तो क्या था पतनोन्मुख की ओर? शिल्पकारों का उत्पादन पतन की ओर जाने लगा। और उसका मुख्य कारण क्या बताया फ्रांसवा वर्नियर ने? उनको प्रोत्साहन ना मिलना और उस उत्पादन से प्राप्त होने वाला जो लाभ था, जो आमदनी थी, उसको राज्य हड़प लेते थे। जो अतिरिक्त उन्हें आय प्राप्त होती थी वो राज्य हड़प लेती थी, उसको राज्य द्वारा अधिकृत कर लिया जाता। इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। पूरी दुनिया से जो बहुमूल्य धातुएं थी वो भारत में ही आती थी। भारत के लोगों को बहुमूल्य धातुएं इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। क्या कारण था उसका? हमारे यहाँ आपने नाम सुना हो, हैदराबाद के नवाब उस्मान खान जो थे, उन्हें बहुमूल्य हीरा जवाहरात इकट्ठा करने का शौक था। अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई बहुत महंगा पत्थर, चाहे वो लाजवर्द हो या मणि हो कोई, या कोई और बहुमूल्य धातु हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी बहुमूल्य धातुएं थी, इनको इकट्ठा करने का हमारे यहाँ शौक था। हमारे देश में आज भी जमीन के नीचे इतनी बहुमूल्य धातुएं गढ़ी हुई हैं जिनका पता ही नहीं। इस बात से ये सिद्ध तो होता है कि यहाँ के लोगों को बहुमूल्य धातुएं जमा करने का शौक था। वर्तमान में भी यदि आप देखो
तो बहुमूल्य धातुएं घर में मिल जाएंगी। हर घर में कुछ ना कुछ सोना, चांदी, कुछ हीरे इत्यादि चीज़ें जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से इकट्ठा अब भी करते हैं लोग। वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। क्यों आती थी बहुमूल्य धातुएं? हमारे यहाँ जो उत्पाद होते थे, उत्पाद यानी हमारे यहाँ का शिल्प उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर था। शिल्पकार हमारे यहाँ के विश्व प्रसिद्ध थे। हमारे यहाँ के शिल्पियों के हाथ से बनी हुई वस्तुएं विश्व में प्रसिद्ध थी और वहाँ इनकी मांग भी थी। तो विश्व में अगर किसी ने हमारे यहाँ की वस्तु मंगाता था कोई, तो उसके बदले में हमें सोना और चांदी ही मिलता था, क्योंकि उस समय विनिमय का माध्यम मुद्रा नहीं था। और मुद्रा था तो मुद्रा का कोई ऐसा एक रूप नहीं था जिसके बदले में मुद्रा को कन्वर्ट किया जा सके। भारत की मुद्रा अलग थी, किसी और देश की अलग थी, तो इस मुद्रा को हम सोने या चांदी के रूप में ही ग्रहण करते थे। विदेश हमारे यहाँ से उत्पाद जाते थे तो वहाँ से सोना चांदी ही आता था। इसलिए फ्रांसवा बर्नियर लिखता है कि हमारे यहाँ बहुमूल्य धातुएं विदेशों से या विश्व के अनेक देशों से बहुमूल्य धातुएं आती थीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के उत्पाद वहाँ जाते थे, उसके बदले में हमें बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती थी। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। फ्रांसवा बर्नियर ने यह भी बताया है यहाँ पे कि एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय था। हमारे यहाँ का जो व्यापारिक समुदाय, व्यापारियों का संगठन था, वो समृद्ध था, धनवान थे और लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था। यानी लंबी दूरी में वो विनिमय करता था। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, कम उपयोगी वस्तु के बदले में अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त करना विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज या विनिमय। तो हमारे यहाँ का व्यापारिकों का एक समुदाय था जो कि समृद्ध थे और ये लंबी दूरी से विनिमय करते थे। फ्रांसवा बर्नियर इस बात का भी वर्णन करता है। इनके अस्तित्व को रेखांकित करते हुए फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि एक व्यापारियों का वर्ग समृद्ध था और लंबी दूरी का व्यापार करता था। 17वीं सदी की बात की जाए, 17वीं सदी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। बात 17वीं सदी की आगे, यानी 1600 से आगे। 1601 यदि आ जाता है तो 17वीं सदी में हम प्रवेश कर जाते हैं। इस समय हम किस सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी में चल रहे हैं। चूंकि 2000 से जैसे ही हम आगे बढ़े थे, 21वीं सदी में हमने कदम रख लिया था। तो जब तक 2000 चलेगी तब तक 21वीं सदी, और जैसे ही 2100 के बाद 2101 में हम कदम रखेंगे तो 22वीं सदी शुरू हो जाएगी। तो 17वीं सदी की बात है। हमारे देश की लगभग 15% भाग नगरों में निवास करने लगा था। चूंकि भारत ग्रामीण जनसंख्या का देश है, यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता भी है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है, गांव का देश कहते हैं भारत। लेकिन 17वीं सदी के आते आते हमारे यहाँ की 15% जनसंख्या नगरों में निवास करने लगी थी। ऐसा फ्रांसवा बर्नियर के वर्णन से स्पष्ट होता है। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है। इन सब बातों के बाद, यानी पश्चिमी यूरोप का अगर अनुपात देखा जाए तो हमारे यहाँ की यदि 15% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही थी, तो पश्चिमी यूरोप के अनुपात से हमारे यहाँ कहीं अधिक अनुपात था रहने का। पश्चिमी यूरोप में भी इतनी जनसंख्या नगरों में नहीं रह रही थी जितनी हमारे यहाँ नगरों में निवास कर रही थी।
इसके बाद भी फ्रांसवा बर्नियर क्या लिखता है भारत की जनसंख्या के बारे में? वो कहता है नगर शिविर लिखता है। क्या कहता है? नगर शिविर, शिविर नगर, शिविर नगर। ये जो नगर है शिविर की तरह मानता था वो। शिविर तो जानते हो, कुछ विशेष अवसर के लिए अरेंजमेंट करके इकट्ठा कर लेते हैं अपन, वो शिविर होता है। तो नगरों को फ्रांसवा बर्नियर शिविर नगर मानता था कि ये कुछ समय के लिए हैं, इसके बाद ये हट जाएंगे, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी मानता था। अब फ्रांसवा बर्नियर ने ऐसा क्यों कहा? या तो उसकी सोच यूरोप के साथ ज़्यादा थी, चूँकि हम शीर्षक भी पढ़ रहे हैं इस समय, शीर्षक का नाम है, शीर्षक का नाम है बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, यानी हम फ्रांसवा बर्नियर का जो वर्णन कर रहे हैं इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि पूर्व अपविकसित है, इसलिए वो इस भावना से प्रेरित होकर, चूंकि उसने पश्चिम को ही श्रेष्ठ माना है, और इसी भावना से प्रेरित होकर फ्रांसवा बर्नियर भारत के शहरों को भी शिविर नगर कहता है, भारत के नगरों को भी शिविर नगर कहता है, अस्थायी नगर कहता है, स्थायी वो फिर भी नहीं कहता। चूंकि भारत की जनसंख्या यूरोप की जनसंख्या से, पश्चिमी यूरोप की जनसंख्या से फिर भी अधिक नगरों में निवास कर रही थी, फिर भी इसके बावजूद भी फ्रांसवा बर्नियर ने शिविर नगर कह के संबोधित किया है। यहाँ इसकी यूरोप के साथ, यूरोप और पूरब में भारत के साथ की जो भावना है वो पक्षपातपूर्ण दिखाई देती। चूंकि वो यूरोप से आया था, फ्रांस से आया था, इसलिए वो वहाँ की श्रेष्ठता को कम नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने यहाँ के नगरों को शिविर नगर कह के संबोधित किया है। यह औसतन उसी समय शहरों को शिविर नगर कहता है फ्रांसवा बर्नियर, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। यानी फ्रांसवा बर्नियर कहता था कि जो नगर थे ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। राजा का संरक्षण मिलता था तभी तक वो शहर रहते थे, उसके बाद वो नहीं रह सकते थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता, इसलिए वो उन शहरों को शिविर नगर कह के संबोधित करता है। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ, जो राजकीय दरबार था इसके आगमन के साथ अस्तित्व में आए थे। यानी जब से दरबार प्रथा प्रारंभ हुई थी तब से ही नगरों का आना प्रारंभ हुआ था, नगर अस्तित्व में आए थे, राजकीय दरबारों के साथ ही नगरों का निर्माण हुआ था। ऐसा फ्रांसवा बर्नियर के वर्णन से हमको मिलता है, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। हमारे अध्याय का नाम है यात्रियों के नजरिए से। हम यात्रियों की दृष्टि से भारत को इस समय देख रहे हैं। इस अध्याय में हम यात्रियों के नजरिए से, उनकी दृष्टि से ही भारत को देख रहे हैं। और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। जब राजकीय दरबार आता था तो नगर आ जाते थे, और जैसे ही राजकीय दरबार समाप्त हो जाता था तो नगर कहीं और चले जाते थे और पतनोन्मुख हो जाते थे, यानी उनका पतन होने लगता था। इसका एक बढ़िया हम उदाहरण आपको देते हैं इतिहास से। आपने नाम सुना होगा, हमने एक बार आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था और दिल्ली में वो शासन कर रहा था। चूंकि उसका राज्य भारत के विशाल क्षेत्र में फैल चुका था, तो दक्षिण में या पश्चिम में स्थित दौलताबाद, जिसको देवगिरी कहा जाता था, वो भी एक नगर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार राजधानी परिवर्तन का आदेश दे दिया, फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली से राजधानी कहाँ ले जाई जाए, दौलताबाद। चूंकि दौलताबाद दूर था तो वहाँ से शासन नहीं चला पा रहा था वो, तो उसने कहा क्यों ना दौलताबाद ही राजधानी बना ली जाए। तो जब उसका फरमान जारी हुआ तो वहाँ के व्यापारी, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के निवासी, सब लोगों को उसने फरमान जारी किया था कि दिल्ली छोड़ करके दौलताबाद
के लिए हम प्रस्थान करेंगे। तो सबको जाना पड़ा, चूंकि राजाज्ञा थी, सबको जाना पड़ा। तो दिल्ली उस समय उजड़ा जैसा हो गया था और दौलताबाद में जनसंख्या ज़्यादा थी, व्यापारी थे, एक नगर की तरह बन गया था। तो इसलिए फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि भारत के जो नगर थे वो शिविरों की तरह थे और राज दरबारों के साथ ये आए थे, और उसके जाने के बाद ये पतनोन्मुख हो जाते थे, अपने अस्तित्व को खो देते थे। यानी भारत के नगर तब तक ही उन राजाओं की कृपा पर या दरबार की कृपा पर ही आश्रित थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। यानी उसने कहा कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी, यानी सामाजिक और आर्थिक तौर से जो नगर थे वो अपने आप में मजबूत नहीं थे, ना तो सामाजिक तौर से ना ही आर्थिक तौर से। ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे, यानी राजा का जब तक आश्रय मिलता था तब तक ही ये उस पर आश्रित रहा करते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। यानी फ्रांसवा बर्नियर ने जो पहले बताया था, फ्रांसवा बर्नियर ने हमको भूमि के स्वामित्व की बात की थी। हमारे यहाँ भूस्वामित्व किनका था? मुगलों का या राजकीय राजाओं के दरबार का। भूमि किसी एक व्यक्ति की निश्चित नहीं रखी गई थी। तो इस कारण से फ्रांसवा बर्नियर ने कहा भारत भूखे और क्रूर लोगों का देश बन गया और यहाँ के शासक भूखे और क्रूर लोगों के शासक बन गए, क्योंकि यहाँ जमीन या धरती किसकी थी? भूस्वामित्व राजा का होता था। जमीन किसी की नहीं थी, धरती किसी की नहीं थी। तब जाकर के यहाँ के किसानों ने खेती करने में रुचि नहीं ली। आपने देखा कोई किसान किसी दूसरे की भूमि को ठेके पर ले लेता है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए निश्चित धनराशि पर ले लेता है। क्या उस खेत में वो किसान निवेश करता है? उस पर ट्यूबवेल लगवाता है? उसमें कोई सुधार करवाता है? नहीं करवाता। जैसी भूमि थी उसी में खेती करेगा, ज़्यादा उस पर पैसा नहीं लगाएगा। क्योंकि उसे पता है ये भूमि हमारी नहीं है, ये भूमि किसी और की, तो उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था कि हमारे यहाँ भूस्वामित्व के कारण हमारा देश निर्धन और भूखे लोगों का देश हो गया। आज यहाँ वो नगरों के बारे में क्या कहता है, हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। कौन कौन से नगर थे? उत्पादन केंद्र। किस प्रकार के नगर थे उस समय? उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र का आशय है ऐसे नगर जो केवल उत्पादन करते हैं, जिसको हम औद्योगिक नगर कह सकते हैं। आज के युग में इंडस्ट्रियल सिटीज कह सकते हैं, जहां केवल वस्तुओं का उत्पादन होता था, ये उत्पादन नगर हैं। आज हमारे देश में कुछ उत्पादन नगर हैं। क्या आप में से कोई बता पाएगा कौन सा उत्पादन नगर है? फिरोजाबाद, जहां चूड़ियां बनाई जाती हैं। कानपुर को भारत का सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा प्रमुख केंद्र माना गया है। वहां सूती वस्त्र उद्योग बनाने का कानपुर। अगला सूरत, जो कि गुजरात में है, यहाँ भी सूती वस्त्र उद्योग है, जहाँ उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। साथ ही कोलकाता जूट उत्पादन का केंद्र हो गया। जूट उद्योग है कोलकाता में, जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जिन केंद्रों में, जिन शहरों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनको उत्पादन नगर या उत्पादन शहर कहते हैं। दूसरा है व्यापारिक नगर।
व्यापारिक नगर, ये व्यापारिक नगर केवल व्यापार करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि औद्योगिक केंद्र में क्या होता है या औद्योगिक नगर में क्या होता है, केवल वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं। व्यापारिक केंद्र में, व्यापारिक नगर में क्या होता है, व्यापारिक नगर या व्यापारिक केंद्र में वस्तुओं का खरीदना और बेचना होता है। उद्योग और व्यापार में अंतर आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। मनुष्य अपने श्रम और अपनी कौशल के द्वारा कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी वस्तु में जब परिवर्तित कर देता है तो इस दशा को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन में क्या होता है, कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी वस्तु बना देता है। वस्तु कैसी थी, कम उपयोगी। मान लेते हैं कि एक बढ़ई के पास टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पहुंचती है, उसका कोई खास उपयोग नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपने श्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा और अपने चातुर्य यानी कौशल के द्वारा उसका फर्नीचर बना देता है। तो जिससे क्या हो गया, उसने रूप परिवर्तित किया उसी लकड़ी का, और तो उसने कुछ नहीं किया, केवल अपने श्रम से और अपने कौशल से उसका रूप बदल दिया। और जैसे ही उसने रूप बदला तो उस वस्तु में उपयोगिता आ जाती है, और इस प्रकार वो वस्तु क्या कहलाती है, उपयोगी हो गई। और इसी क्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। हमारा अर्थशास्त्र कहता है विश्व में ना तो कोई किसी वस्तु को बना सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। ऐसा कोई इंसान है जो वस्तु बना दे और नष्ट कर दे? किसी इंसान के बस की बात नहीं है। एक छोटा सा तिनका भी आप नष्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, आप रूप बदल सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर पाओगे। एक छात्र कहने लगा, सर हम उसको जला देंगे। हमने कहा जलाने से क्या होगा, आपने नष्ट नहीं किया, आपने उसका रूप बदल के उसको राख में परिवर्तित कर दिया। दूसरा कहने लगा हम राख को उड़ा देंगे। तो क्या किया आपने, उसको बड़े बड़े कणों की जगह छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर दिया। वायुमंडल में तो रहेगा, वो कहाँ जाएगा? तो कोई किसी चीज को नष्ट नहीं कर सकता। तो उत्पादन का मतलब समझ में आपकी में आ गया होगा। मनुष्य तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी, मिट्टी का हिस्सा बन जाएगी, फिर वो नष्ट थोड़ी होगी। तो क्या है, हमने उत्पादन तो समझ लिया है, उत्पादन हमने समझ लिया है कि उत्पादन क्या होता है, मनुष्य अपने श्रम और कौशल के द्वारा किसी वस्तु को अधिक उपयोगी बना देता है। अब बात आती है व्यापार की। तो व्यापार में क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से। व्यापारिक नगर में क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु का क्रय और विक्रय, बेचना और खरीदना व्यापार कहलाता है। तो हमारे यहाँ उस समय फ्रांसवा बर्नियर कहता है व्यापारिक नगर भी थे जो वस्तुओं को बेचते और खरीदते थे। ऐसे कोई नगर हैं आपके दृष्टिकोण में कि जो व्यापारिक नगर हो, वहाँ वस्तुएं केवल बेची और खरीदी जाती हैं? किसी नगर का नाम बताएंगे आप वर्तमान में जो केवल व्यापारिक नगर है, वस्तुएं बेची और खरीदी जाती हैं? और इसमें नाम आता है मुंबई का। मुंबई में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, क्योंकि वहाँ बंदरगाह भी है, विदेशों से वस्तुएं आती हैं, बस वहाँ तो बेची और खरीदी जाती हैं। इस प्रकार उसको व्यापारिक नगर कहते हैं। हो सकता है उसका कोई हिस्सा औद्योगिक हो, लेकिन मुंबई को व्यापारिक नगरी कहा जाता है। वर्तमान की बात करते हैं हम, फ्रांसवा बर्नियर के समय की बात नहीं कहते। इसके बाद आता है बंदरगाह नगर। बंदरगाह, ये केवल बंदरगाह होते हैं, सीपोर्ट होते हैं। विदेशी जहाज यहाँ आते हैं, अपना लोडेड माल जो उनके जो ऊपर माल आता है उसको उतारते हैं यहाँ, और यहाँ से माल लाद कर फिर चले जाते हैं। ऐसे नगरों को बंदरगाह कहा जाता है। और ऐसे नगर हमारे यहाँ इस समय कांडला, मुंबई,
कोच्चि, पारादीप, कोलकाता, काकीनाडा, तूतीकोरिन, आदि नगर है हमारे यहाँ जो बंदरगाह नगर के नाम से फेमस है। यहाँ केवल जहाज आते हैं और जहाज जाते हैं, अपना माल उतारते हैं, माल लाद के चले जाते हैं। उस समय के बंदरगाह नगर, हड़प्पा काल में भी एक बंदरगाह था। पता है आपको कहां से एक गोदी प्राप्त हुई थी? हड़प्पा काल में एक गोदी प्राप्त हुई थी, विशाल गोदी, जो बंदरगाह थी उस समय। जल की जहां सीमा थी, समुद्र में एक गोदी की तरह थी, अंदर की तरफ एक हिस्सा था जिसमें जहाज आते थे, अंदर जा कर के जहाज़ों को खाली किया जाता था। नहीं, वो एक उसका काम करते थे, बंदरगाह का। किस नगर से प्राप्त हुई है वो? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। इतिहास आप ठीक से नहीं देख रहे हैं। अगला नगर आता है धार्मिक केंद्र। ये नगर कौन से थे? धार्मिक केंद्र, जो धार्मिक नगर। इस समय अगर हम देखें तो धार्मिक केंद्रों में सबसे पहले अयोध्या आ जाएगा, आपका काशी, वाराणसी जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा, उज्जैन है, और वृंदावन है, मथुरा है। ये सब धार्मिक केंद्रों हैं। ये धार्मिक संस्कृति का आदान प्रदान या धार्मिक संस्कृति को बनाए रखते हैं, ऐसे नगरों की श्रेणी में आते हैं। उस समय भी धार्मिक केंद्र थे। तीर्थ स्थान आदि, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। यानी ये नगर उस समय थे, फ्रांसवा बर्नियर कहता, तो इसका मतलब है कि उस समय का जो व्यापारिक समुदाय अधिक समृद्ध था। अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। उस समय व्यापार भी होते थे, व्यवसाय भी होते थे, और धार्मिक या सामाजिक उत्थान भी हमारा था, तब इन नगरों की स्थापना हुई थी। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। व्यापारी कैसे जुड़े होते थे? मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े, भाईचारे के संबंध से व्यापारी उस समय एक दूसरे से जुड़े होते थे। जैसे सोने के व्यापारी होते हैं, एक साथ सबके साथ जुड़े थे। सराफा व्यापारी, कभी किसी व्यापारी के यहाँ कोई, इन लोगों के यहाँ ज़्यादातर लूट या चोरी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो एक साथ सारी दुकानें बंद कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बंधुत्व की भावना से बंधे होते हैं। वैसे कॉम्पिटिटिव हैं वो, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है, लेकिन वो बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था। पश्चिमी भारत में उन व्यापारियों को, ऐसे समूहों को जो बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते थे, इनको क्या कहा जाता था? महाजन। ये बर्नियर के वर्णन से स्पष्ट होता है। पश्चिमी भारत में व्यापारियों के समूह जो आपस में जुड़े रहते थे, इनको क्या कहा जाता था? महाजन। और उनके मुखिया को सेठ। इनका जो मुखिया है इसको क्या कहा जाएगा? मुखिया को सेठ। यानी व्यापारियों का जो मुखिया है वो सेठ है, और जो व्यापारी हैं उनको महाजन कहा जाता था। कहां पर? पश्चिम भारत में, जिसमें गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता। सभी व्यापारियों का एक व्यापारी होता था जो प्रतिनिधित्व करता था, उसको नगर सेठ के नाम की संज्ञा दी गई। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं।
नगर सेठ। यानी फ्रांसवा बर्नियर के समय में जो अहमदाबाद था, वहाँ सभी व्यापारियों का जो नेतृत्व करता था, प्रतिनिधित्व करता था पूरे नगर के लिए, उसको नगर सेठ का नाम दिया गया था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, शहरों में कौन और रहते थे? चिकित्सक, जिनको हकीम अथवा वैद्य भी कहा जाता था। मुगल काल में इनको हकीम और हमारे हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार इनको वैद्य कहा जाता था। व्यापक अध्यापक, इनको पंडित या मुल्ला कहा जाता था। जो अध्यापक होते थे इनको पंडित या मुल्ला कहा जाता था। पंडित का अर्थ तो आप जानते होंगे क्या होता है। हम गलत बोलते हैं, पंडित हम केवल एक विशेष जाति के लिए, ब्राह्मण के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पंडित का सही अर्थ होता है विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति। कबीरदास जी का सुना होगा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेम का अक्षर पढ़ के ब्राह्मण बन जाए, मतलब इसका ये कि पंडित होता है विद्वान। तो उस समय जो अध्यापक होते थे इनको पंडित या मौलवी कहा जाता था। मुस्लिमों में मौलवी और हमारे हिंदुस्तानी उसमें पंडित कहा जाता है। अधिवक्ता, जिसको हम वकील कहते हैं, अधिवक्ता जिसको हम वकील कहते हैं, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जहां कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे। यानी कई प्रकार के ये जो वर्ग हमने गिनाए हैं, फ्रांसवा बर्नियर कहता है ये राजकीय प्रश्रय यानी राजा के आश्रय पर निर्भर करते थे। राजा इनको आश्रय देता था। जैसा आपने आरोह पुस्तक में पहलवान की ढोलक में पढ़ा होगा, वो किस पर आश्रित हो गए थे? राज्य आश्रय पर। पहलवान के बेटे और वो तो राज्य आश्रित हुआ करते थे ऐसे लोग। कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते। कई लोग आम लोगों की सेवा के द्वारा जीवन यापन करते थे, जैसे दूसरे लोगों का सेवा करना, उनके वस्त्र इत्यादि को धोना, देखना, तो इस प्रकार से करते थे। हमारा ये 13वां स्रोत प्रारंभ हो रहा है। इसमें एक विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, फ्रांसवा बर्नियर के वर्णन में ये 13वां स्रोत है। बॉक्स से पीछे आप देखेंगे, ये सोने की चम्मच बनी हुई है जिसमें पन्ने एवं माणिक जड़े हुए हैं। मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण है। देखिए मुगल काल के जो शिल्पकार थे उनकी क्या दक्षता थी, इस चम्मच को देखिए आप। यहाँ हम एक विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे। बर्नियर के वृत्तांत के लिए से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यानी बर्नियर के विवरण से हमें पता चलता है कि शिल्प और इसका क्या विवरण है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग, इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। यानी वो कहता है कि हमारे देश का जो बड़ा भूभाग है इसका ज़्यादातर हिस्सा कैसा है? उपजाऊ है। हमारे यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, ऐसा फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में भी जो मिस्र में अभी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे है। फ्रांसवा बर्नियर कहता भारत का बहुत बड़ा भूभाग है और ये उपजाऊ है, और इस उपज में वो कहता है बंगाल का वह भूभाग जहां चावल, मकई, नील जो होता है कपड़ों में लगाया जाता है, इसकी खेती वहां होती है जो मिस्र में भी नहीं होती है। जो मिस्र में भी नहीं होती है वो यहां होती है। रेशम, कपास, नील, इन सभी के उत्पादन में भारत आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से असली आलसी होता है। शिल्पकार हमारे यहाँ का कैसा होता है? आलसी होता है। आपने एक बात देखी होगी, जो कारीगर होते हैं हाथ के, जो बड़े आलसी होते हैं। ये एक बार काम कर लिया इनने और पैसा आ गया, जब तक वो पैसा खर्च नहीं हो जाएगा तब तक दोबारा काम नहीं करेंगे, बड़े आलसी होते हैं।
बड़े धीमे धीमे काम करते हैं। ये शिल्पकारों की विशेषता है। फ्रांसवा बर्नियर ने इनका भी वर्णन किया। और जहाँ एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचालन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि अन्य दुनिया के अन्य भागों की अपेक्षा भारत में सोना चांदी जब आता है तो संचालन के लिए आता है, चलन के लिए आता है, लेकिन कुछ सोना चांदी भारत में आकर के खो जाता है। कहाँ खो जाता है भारत में आकर सोना चांदी? तो ये सोना चांदी के बारे में फ्रांसवा बर्नियर कहता है कि ये खो जाता है। हमारे यहाँ सोने चांदी को छिपा कर रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है और आभूषण में प्रयुक्त होता है, इसलिए सोना चांदी खो जाता है। 14वां स्रोत पढ़ेंगे आज हम फ्रांसवा बर्नियर का। राजकीय कारखाने, राजाओं के कारखाने क्या होते थे? संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। केवल बर्नियर ही ऐसा यात्री था विदेशी जिसने हमारे यहाँ के कारखानों का भी विस्तृत वर्णन किया है। बर्नियर ने, इसका पूरा नाम फ्रांसवा बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी यात्री था। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं। बर्नियर लिखता है कई स्थानों पर बड़े बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। इनको कारखाना या शिल्पकारों की कार्यशाला कहा जाता है, यानी जिनमें शिल्पकार काम करते हैं। कारखाने में उस समय कौन काम करते? आज के युग में इंजीनियर्स काम करते हैं, पहले शिल्पकार काम करते थे। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं, यानी कसीदाकारी जो करने वाले, कढ़ाई निकालने वाले जो शिल्पकार होते थे, वो एक मास्टर की निगरानी में, जो एक मुख्य शिल्पकार होता है उसकी निगरानी में वो व्यस्त रहते हैं, कार्य करते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले, यानी दूसरे में सुनार होते हैं जो सोने का काम करते हैं, और तीसरे में चित्रकार जो चित्र बनाते, पेंटिंग करते हैं, और एक और यानी चौथे कक्ष में प्रलाक्षा रस का रोगन लगाने वाले। प्रलाक्षा एक रस होता है जिससे लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और ये ज्वलनशील होता है, इसको प्रलाक्षा रस कहते हैं। इसका रोगन लगाते हैं, वो बड़ा मुलायम होता है, जैसा डिजाइन तो बन जाता है लेकिन बाद में सूखने के बाद ये कड़क हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। पांचवें में बढ़ई, खरादी। बढ़ई का काम होता है लकड़ी का काष्ठ कर्म करना। खरादी का काम होता है लोहे या इसको बनाना, डिजाइन करना। दर्जी का काम कपड़े सिलना होता है तथा जूते बनाने वाले। छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। हम आपको पहले बता चुके हैं ढाका की मलमल के बारे में। ढाका चूंकि भारत में था, ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी, जो 1 मीटर नहीं, एक अंगूठी से या रिंग के हाथ उंगली के छल्ले में से 18 मीटर मलमल को निकाल सकते थे, और इसी प्रकार 18 मीटर मलमल को एक माचिस की डिब्बी में रख सकते थे। इतनी महीन मलमल हमारे यहाँ बनाई जाती थी शिल्पकारों के द्वारा। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहाँ वे पूरे दिन कार्य करते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। बर्नियर इस विचार को किस प्रकार प्रेषित करता है कि हालांकि हर तरफ बहुत सक्रियता है पर उन्नति बहुत कम है। ये बर्नियर के विचार थे। आज के वीडियो के लिए हम इतना ही लेंगे। कल के लिए अगला टॉपिक होगा और इस अध्याय का अंतिम टॉपिक होगा महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। अभी महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक हम कल के वीडियो में बताएंगे। महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, महिलाओं को दासियां क्यों बनाया जाता था, सती क्यों होती थी, और वो श्रमिक यानी मजदूरी किस प्रकार से करती थी। कल के लिए हमारा ये रहेगा, और यात्रियों के नज़रिए से ये पाठ हमारा
अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। संभवतः अगला पार्ट भी इसमें प्रारंभ हो जाएगा और इसमें आएगा विषय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। इसमें हम देखेंगे हमारे यहाँ की धार्मिक परंपराएं क्या हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के वीडियो का समापन करते हैं। नमस्कार।